बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंतज़िम आला हैं जनाब शाहिद अमीन। पाकिस्तान की टीम जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसने दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो पाकिस्तान कप जो 45 ओवरों का एक टूर्नामेंट था वो खत्म हुआ है और अब कराची में T20 नेशनल चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। इन पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हमारा मौजू अव्वल होगा वो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट है। शोएब हबीब साहब पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और एक लाजवाब मुंतज़िम भी हैं, क्रिकेट के एक कोच भी हैं। और इसके अलावा आप उनको आजकल टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस पर तबसरा करते रहते हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि एक तो जरा आपसे, क्योंकि हमारा पहले मरतबा बातचीत हो रही है, वर्ल्ड कप में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तवक्को से कहीं ज्यादा नीचे रही है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, वर्ल्ड कप में जो हमारी परफॉर्मेंस का जो बेस था ना, और जो हमारी बेस तो हमारी बैटिंग भी थी और उससे थोड़ा हम डिपेंड कर रहे थे बॉलिंग। समझता हूँ जो सबसे ज्यादा वीकनेस थी ना वो हमारी बॉलिंग थी। हमारी चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन बॉलिंग हो, वो परफॉर्म नहीं कर सकी जो उससे उम्मीद थी, या अगर उसकी 75% भी करती तो शायद हम टॉप 4 में आ सकते थे। तो हमारी जो मैं समझता हूँ जो वीकनेस थी वो तो बॉलिंग थी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बॉलिंग में हमने कोई हमारे पास ट्रम्प कार्ड नहीं था, खासतौर पर स्पिन के शोबे में। और कुछ लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं कि शायद इसमें कोई फेवरेटिज्म था कप्तान की तरफ से, वो शादाब को खिलाना चाहते थे, इसलिए वो किसी और स्पिनर पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बहरहाल अब आ जाए आप, जो तब्दीलियां हुई हैं, हफीज आ गए हैं, पहली मरतबा वो जाहिर है कि एक बड़े ओहदे पर आए हैं, एक जिम्मेदार ओहदे पर आए हैं। जो तब्दीलियां उनके होते हुए हुई हैं, या चेयरमैन साहब ने जो नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं वहाब रियाज, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं ये दोनों के बारे में ये कह सकता हूँ कि नो डाउट इन्होंने जो क्रिकेट खेली है उसमें अपना एक मुकाम बनाया, इसने पाकिस्तान की कप्तानी भी करी और एक अच्छा नाम कमाया। फास्ट बॉलिंग में वहाब ने वो करा, और जहां तक ये जो असाइनमेंट है, अब देखिए ये क्या करते हैं, जब ये करेंगे तो उसमें पता चलेगा। उस हिसाब से भी ये कहना समझते हैं कि मैं समझता हूँ ये रॉ है, अभी इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर इनको करा भी है तो टू अर्ली है, बहुत जल्दी करी है। इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। इन्हें चाहिए अगर करना था तो लाते या अकेडमीज में लाते या कोचिंग के शुरू से लाते। अच्छा, फिर जहां तक वहाब की बात है, मैं समझता हूँ देखिए दुनिया में हर जगह जो सबसे आसान चीज है वो सिलेक्शन है, टीम का सिलेक्ट करना। दुनिया की कोई भी टीम हो उसमें 1-2 की चेंज होती है। तो मैं नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ अगर इनको स्पेशली वहाब को इस जगह लाए तो ये टाइम जाया है, और मतलब कोई आप उससे रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। यही वहाब को अगर आप कोचिंग वगैरह में लेकर आते हैं, फास्ट बॉलिंग में या अकेडमीज में, तो फिर वहां आपको फायदा होता है वहां से। मैंने शोएब हबीब साहब साइम अय्यूब को देखा है पिंडी में, ये जो पाकिस्तान कप हो रहा है, मैंने कमेंट्री भी की। मुझे ये अच्छे खासे भरे बैट्समैन और इनमें काफी प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। ये ऑन साइड पे बड़े तगड़े हैं और विकेट पे स्टे करने वाले बैटर है। गो कि अब हम ये नहीं कह सकते कि वो एक क्रिकेटर का टेस्ट क्रिकेट में इंतखाब होगा जिसके पास 15-20 सेंचुरियां हों, या जिसने को फर्स्ट क्लास में रन के अंबार लगाए हों, लेकिन ये बहुत से बेहतर बल्कि बेहतरीन है। मुझे इनमें बड़ा प्रॉमिस नजर आया। तो आप इनको किस नजर से देखते हैं? सो इज अबाउट खुर्रम शहजाद जो कि फास्ट बॉलर हैं। देखिए, मैं पहले तो इसका बोल देता हूँ, क्या नाम है आपको, साइम अय्यूब का। साइम अय्यूब मतलब T20 में तो एक मैच्योर क्रिकेटर हो गया है, और जहां तक ये 4 डे क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, तो उसमें अभी इसको और एक्सपीरियंस की जरूरत है। अभी इसमें मेरे ख्याल में 1 या 2 सीजन से ज्यादा नहीं खेले हैं, 1 या 2 सीजन, 2 सेंचुरी इसी सीजन में है। लेकिन मैं समझता हूँ T20 में तो वो बेस्ट है, बहुत अच्छा। बहुत उसने मतलब PSL वगैरह में भी रन करे, इंडियन लीग में भी रन करे, तो T20 में तुम वो एक मैच्योर क्रिकेटर है। और जहां तक ये देखिए खुर्रम शहजाद की, देखिए अब डोमेस्टिक आउट तो जरूर करें, गुड लक, लेकिन उनको बहुत टूट दिया गया, बहुत टफ टूट दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर भी गए, इमरान वगैरह के अलावा कोई दूसरे तो इतने कामयाब नहीं हो सके थे। शहजाद के लिए मैं गुड लक भी कहता हूँ, लेकिन उसको बहुत टफ टूट मिला। And what about the other changes?
नए मैनेजर आ गए हैं और ज़ाहिर है नबी रकम चीमा है बिसाइड, फिर इसी कैपेसिटी में टू असिस्ट हिम मंसूर राना भी आए हैं। तो ये तो खैर पहले से आजमाए हुए लोग हैं, इनके बारे में हम क्रिटिकल हो नहीं सकते। इनका एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम होता है। बट अब जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी कदखन लग गई है खिलाड़ियों पर, जिससे खिलाड़ियों को मैनेज करना जरा आसान हो गया फॉर मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑफ कोर्स। यहाँ पर मुझे ये बताइए कि हमने 25 साल से ज्यादा हो गए, हमने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है। अब आज बड़ा अच्छा एक मुझे बयान लगा पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर का, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर वहां पर एक वाइट वॉश से बच जाए, आकिब जावेद ने यह बात की, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप ऐसे मुत्तफिक हैं? समझ नहीं, व्हाइट बॉल से बच, व्हाइट बॉल तीनों टेस्ट मैच अगर ये 3-3 से ना हारे, एक बचा जाए, तो ये एक अचीवमेंट होगी। मैं आकिब की बात से एग्री करता हूँ, और आकिब को तो बहुत ज्यादा ही ऑस्ट्रेलिया वगैरह का तजर्बा है। मैं एक चीज कह देता हूँ, देखिए मैं भी इतने साल से क्रिकेट मैंने खेली, देखी, सब कुछ। मैंने इतनी वीकेस्ट बॉलिंग साइड ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नहीं देखी। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बैट्समैन का तो नहीं कह सकता कि कौन सेंचुरी करेगा या कौन नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ इन 3 टेस्टों में बॉलरों को जरूर सेंचुरी होगी, ये जरूर रन देंगे। तो मैं करंट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियंस और ऐसे मौके पर जा रहे हैं जब वो जीत के जज्बे से सरशार हैं, उनका जो मोरल है वो तो जाहिर है कि स्काई हाई होगा। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान कप के मैचेस आपने देखे? नहीं, मैं इस दफा नहीं देख पाया था, क्योंकि मैं ये वर्ल्ड कप में बिजी था, चैनल वगैरह में बिजी था, तो मैं नहीं देख पाया। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट तो इतनी देख ली, इतनी, और वो ये मतलब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है, आप बाहर मैच उठा के देख ली, एक सेंचुरी तो पता चला, दूसरे मैच में डबल सेंचुरी। तो ये इससे जाहिर होता है कि हमारे पास बॉलिंग साइड भी, क्या हमारी बॉलिंग साइड अगर हम अपनी डोमेस्टिक को फॉलो भी कर रहे हैं, तो देखें तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7-8 डबल सेंचुरी हुई है। हर एक इनिंग के बाद एक लड़का 100 कर देता है। तो यहीं से पता चलता है कि हमारी बॉलिंग साइड बहुत वीक है, हमारे बॉलर बहुत कमजोर है। हमारे बॉलरों का जो सारा डिपेंड है वो 20 ओवर्स की क्रिकेट पे या वनडे क्रिकेट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ हमारी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह हमारे कोचिंग से हमें इस जगह काम करना चाहिए। अब जैसे हफीज आए, देखिए हफीज, ये जो हफीज ने असाइनमेंट लिया है, मतलब वो क्रिकेटर तो बहुत बड़ा था पाकिस्तान, लेकिन ये चीज तो उसके लिए नहीं है ना। और ये क्या वही लड़के हैं, बॉलिंग साइड मतलब आपकी वैसे ही वीक है, फिर ऑस्ट्रेलियन टूर वैसे ही आपके लिए टफ होता है। तो हफीज क्या कर लेंगे इसमें। और जहां तक आपने देखे ये मैनेजर्स वगैरह की बात करी ना, अब जो है ना, अब जो पाकिस्तान की टीम या प्लेयर्स होते हैं, ये तो बड़े डिसेंट, बड़े शरीफ, बड़े अच्छे होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मंसूर राना को वो रखना चाहिए था मैनेजर। हाँ, बट अब जाहिर है कि वो टीम के साथ तो है, लेकिन एक मैनेजर की हैसियत से नहीं है। मैं भी उनकी सलाहियतों का मोतरफ हूं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कुछ साल जो है वो एज ए मैनेजर खदमात अंजाम दिए। फिर एक और बात है कि इजाफी खूबी है कि वो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हुए हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मंसूर राना तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। और मंसूर तो मतलब मैनेजर भी थे, अब आपने असिस्टेंट कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, जाती है मंसूर ही होता है। और अब ये मैनेजर्स वगैरह में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह होती भी नहीं है लड़के, मतलब। अच्छा, ये बताएं, हारिस रऊफ ने जिस बुनियाद पर कहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के साथ है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ साइन किया हुआ है, तो ही शुड बी अवेलेबल। मेरे ख्याल में इसके जरूर कोई क्लॉज होगी कि व्हेन एंड वेयर यू आर रिक्वायर्ड यू विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान। अब वो अपनी मसरूफियात बता रहे हैं। ये तो बताइए कि क्या पस मंजर इसका हो सकता है? देखिए, मैं आपसे सवाल कर देता, आपको क्यों अजीब सा लगा? एक लड़का नहीं खेलना चाह रहा, ठीक है। अब अभी आपको मतलब अभी जो प्रेजेंट उसकी वनडे की परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से अगर आपके और भी अच्छे बॉलर, मैं तो समझता हूँ इस कंडीशन में, तो इस पोजीशन में तो चीफ सिलेक्टर नहीं, उसको ही टीम में चला जाना चाहिए था। तो ये कोई मतलब इसको इशू, एक लड़का नहीं खेल रहा,
अच्छी चीज है ये, वो आप जगह छोड़ रहा है। अभी आपके पास अच्छे बॉलर होते, या आपकी सिलेक्शन अच्छी होती, नसीम शाह वगैरह होते, ये इशू भी नहीं बनता। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इस बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। एक लड़का खुद कह रहा मैं नहीं खेल रहा, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। और वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। इस वक्त इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने दिए हैं, उसका भी तो कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा ना। तो इस बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। ये बताएं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी फॉलो करते हैं, तो कायम ट्रॉफी के गुज़श्ता सीजन के सारे मैच आपने देखे। ये राइट आर्म लेग स्पिनर हमें एक ही दस्तयाब है, क्या वजह है कि बमिकदार वाफर हमें अच्छे स्पिनर दस्तयाब नहीं है? वर्ल्ड कप में जो हमारी नाकामी हुई है उसकी बड़ी वजह एक जो हमारे पास स्पिनर्स का जो एक मैजिकल स्पिनर है उसका फुकदान था। तो क्या वजह स्पिनर उभर के सामने नहीं आ रहे? देखिए, कोई वजह नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से 7-8 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हो गए, तो मेरे ख्याल में 4 सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो गई। एक चीज। दूसरी चीज ये, आपको यूज ही करना नहीं आता। आपके पास ये तीनों राइट आर्म लेग स्पिनर अगर आप तरीके से यूज करें, ये वर्ल्ड बेस्ट है। उस्मान कादिर बहुत अच्छा है, और ये अभी जो खेला था वो जाहिद महमूद, वो बहुत अच्छा है। आपका यासिर शाह बहुत अच्छा है। जब आप खिलाएंगे ही नहीं, जब आप उनको बैक नहीं करेंगे, तो वो कहां से वो कर लेंगे। आपने खुद से खुद सोच लिया, मतलब ये जैसे सिलेक्शन कमेटी आई है, इसने क्या नई चीज करी है? वही है जो वकील से करती चली आ रही है, वही चीज है। अब क्या है, साहिम अयूब आया या खुरम शहजाद आया, तो अदरवाइज नई चीज तो नहीं आई। तो ये लोग मैं नहीं समझता कि बुरा लगे या कुछ इनका इतना कोई क्रिकेट सेंस है। तीनों बहुत अच्छे हैं, और उस्मान कादिर को तो मैं समझता हूँ उस टाइम भी गलत यूज करते थे T20 वगैरह में। बेसिकली तो वो टेस्ट क्रिकेट से ही बॉलर है। वो लड़का एक ओवर में 4 किस्म की तो वैरायटी करता है। गुगली वो करता है, स्लीपर वो करता है, शूटर उसको आती है, हर किस्म की। अब 4 ओवर की क्रिकेट में कितना टाइम लगता है? 4 ओवर की क्रिकेट में तो अगर बैट्समैन सेट हो जाए, उसको रन चेस करना हो, तो वो तो फिर तो दिखता ही नहीं है गुगली है या कुछ है। तो हमारी ये तीनों राइट आर्म लेग स्पिनर बहुत अच्छे हैं। ये जो कराची में अब कल से T20, आज से कहना होगा, T20 नेशनल चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ तवक्को कर सकते हैं कि माइनस ऑल द लीडिंग स्टालवर्ड्स हम कोई नया इसमें कोई हमें राइजिंग स्टार दस्तयाब होगा जो टीमें शिरकत कर रही हैं? काफी ज्यादा टीम में ऐसे हैं। देखिए, मेरे अपने हिसाब से जो पिछले 2-3-4 सीजन से या आसिफ अली वगैरह, हैदर अली वगैरह हैं, नेशनल परफॉर्म करेंगे। ये बड़े निचोड़ है, इनको सही तरीके से यूज नहीं करा गया। हमारे देखें क्रिकेट में ये नहीं होता कि 145-46 के बॉलर को आते ही आप चौका छक्का मार दें। T20 में तो यही होता है ना। मतलब लड़के को पहले ये तो बताएं, विकेट पे खड़ा हो, एक आध रन ले, सिंगल ले, वो ले। ये जितने भी इन्होंने डिस्कार्ड करे नहीं, हैदर अली वगैरह बहुत अच्छे मैं समझता हूँ। अब ये बताएं कि शान मसूद से आपको एक तरह एक्सक्लूसिवली उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, उनसे जो मतवक्को परफॉर्मेंस है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार देखें, शान आ गया, शान तो गुड लक, लेकिन गलत है। देखिए, शान 2 आदमियों को, मतलब एक बाबर को हटा गया और सरफराज को होते हुए आया है, तो सबसे बड़ी बात ये कौन से नंबर पे खेलेगा। अगर इनके शान कप्तान ना हो तो फिर तो वो ओपन खेल भी नहीं सकता। तो शान के लिए गुड लक है, लेकिन ये बहुत बड़ी जाती हुई है। सरफराज के साथ भी अगर आपने बाबर को हटाना था, तो आप सरफराज को कप्तान बनाते। अच्छा, एक की बात ये होगी। अब दूसरा पेश गोई कर दीजिए कि अगले माह से जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, जिसके लिए जिस टीम का इंतखाब हुआ, जिसके बारे में आपने गुफ्तगू फरमाई है, आप किस किस्म के रिजल्ट की तवक्को कर रहे हैं? विशफुल भी कर लें या विशफुल ना भी करें, रियल ग्राउंड्स पर आप इस सीरीज को कहां जाता हुआ देख रहे हैं? मैं देखे जो आकिब ने बोला उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी चीज है कि अगर पाकिस्तान के बॉलर इस 3 टेस्ट सीरीज में 40 भी आउट कर देंगे, 42 भी आउट कर देंगे, तो मैं वेल बॉल बोलूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब शुएब हबीब। ये थे जनाब शुएब हबीब। और अब हम पाकिस्तान के जाने माने एक तो ब्रॉडकास्टर हैं, फिर ये क्रिकेट राइटर बड़े उम्दा हैं, और उससे बढ़कर ये कि ये वाहिद ऐसे नशरियात से ताल्लुक रखने वाले एक शख्सियत हैं जो कि हॉकी के इंटरनेशनल मैचेस पर भी कमेंट्री कर चुके हैं। तो ये कहेंगे हम कि ये हर लिहाज से
एक कंप्लीट जर्नलिस्ट हैं और जाहिर है कि केपीके में और पाकिस्तान में इनका बड़ा नाम है। फिर ये जो दुनिया की जो स्पोर्ट्स राइटिंग बॉडीज हैं जर्नलिस्टों की, उसके ये एक बड़े फाल और नामवर रुकन हैं। इसके अलावा ये अवार्ड्स भी देते हैं बड़े शानदार तरीके से, पेशावर में ये रहते हैं और ये फिर जब अवार्ड देते हैं तो मुल्क भर से बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े से बड़ा वो लोग जिन्होंने अपने शोबों में नाम पैदा किया होता है, और ये 5 स्टार होटल में सारे अरेंजमेंट करते हैं। खुद वो इतने अमीर नहीं हुए लेकिन इसने पाकिस्तान के तमाम सहाफियों को माला माल किया है इज्जत अफजाई से और अवार्ड दिए। हम सब के ये बड़े करीब हैं। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैं इनके साथ कमेंट्री भी कर चुका हूं और मुख्तलिफ हैसियतों के साथ इनके साथ ताल्लुक है। मेरी मुराद अब्दुल अजीज मलिक साहब से है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपसे इतने सवाल किए जा सकते हैं कि वो आप हर शोबे में आपको जैसे तुला हासिल है लिखने में, बोलने में। मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ा जो कि आपने फुटबॉल के हवाले से लिखा है, बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान क्वालिफायर खेल रहा है, फुटबॉल के हालात भी हॉकी की तरह कोई अच्छे नहीं है। जरा बताइए पहले तो कि ये जो फुटबॉल का खेल है, ये इसको हम सारी चीजों से मुबर्रा ले जाए, फिर वक्त हमारी टीम कर क्या रही है क्वालिफायर में? देखिए राजा साहब, पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल तो जवाल का शिकार है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उस पर पाबंदी है। इस वक्त कोई फुटबॉल फेडरेशन नहीं है, बल्कि जो फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा है उसने नॉर्मलाइजेशन कमेटी कायम की है और ये 4 या 5 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी है जिसका बुनियादी किरदार, ये जिम्मेदारी जो थी वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात करवाना थी। लेकिन तकरीबन 1.5 साल के लगभग अरसा हो गया है, अब तक ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो इंतखाबात तो नहीं करवा सकी और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अभी मजीद कई महीने लग जाएं इसमें। अलबत्ता इस दौरान में जो अच्छा काम हुआ वो ये है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल दोबारा नई जिंदगी हासिल करने में कामयाब हुआ है और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान को ये मौका मिला वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में खेलने का। तो पाकिस्तान ने अपना पहला मैच कंबोडिया के खिलाफ जीत लिया। ये पहला मरहला था जिसमें कामयाबी हासिल करने के बाद हमें भी पता चला कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम बड़ी अच्छी है, क्योंकि हम सब क्रिकेट के वर्ल्ड कप में मसरूफ थे और बाकी खेलों की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। तो जब कंबोडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में खेला जाने वाला मैच जीता, उसके बाद इसने क्वालिफाई कर दिया सेकंड राउंड के लिए और सेकंड राउंड में 4 टीमें होती हैं एशिया से और इन्होंने अब अपने मैच खेलने हैं। पाकिस्तान ने अपने 6 मैच खेलने थे जिसमें से 2 मैचों का इनेकाद हो चुका है। एक मैच जो है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के खिलाफ खेला और दमाम के करीब अल असा का मकाम है और यहाँ पे अल फतह क्लब का ग्राउंड है, उसमें हजारों लोगों ने ये मैच देखा और जो दिलचस्पी की बात थी, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी की बात थी कि लाखों लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान फुटबॉल टीम का मैच देखा और बड़ी पाकिस्तान ने अगरचे शिकस्त खाई इस मैच में 4-1 से, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान की फुटबॉल खिलाड़ियों ने शायकीन फुटबॉल के दिल जीत लिए। अच्छा, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने दूसरा मैच खेला 21 नवंबर को इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के खिलाफ। उसमें भी पाकिस्तान को हाफ जो डजन गोल्स हैं, लिफ्ट दर्जन गोल, उससे शिकस्त हुई। लेकिन एक बार फिर आप ये देखिए कि 20,000 से ज्यादा शायकीन ने इस्लामाबाद के बिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच देखा, पाकिस्तान टीम की हौसला अफजाई की। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में फुटबॉल को जो नई जिंदगी मिली है ये उसका आगाज है। और जहाँ तक आपका सवाल था, तो पाकिस्तान में चूंकि क्रिकेट को बड़ी ज्यादा मकबूलियत हासिल है, हर कोई क्रिकेट पे बात करता है, लिखता है, देखता है, कि ये खेल उनसे भूल गया था। अब फुटबॉल खेलने लोगों में पजीराई हासिल है, तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कौमी टीम, देखिए क्वालिफाई करना या ना करना ये अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रेजेंस शो की है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में कि आप 193 नंबर पे हैं और आप खेल रहे हैं 53 नंबर पे या सऊदीया टीम के खिलाफ जिसने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में हराया था। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक्सपोजर तो बिल्कुल माजी में नहीं मिला और अगर पाकिस्तान अब मजीद मैच खेलता है तो कम से कम खिलाड़ियों को इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है वो मिलेगा और आने वाले दिनों में तवक्को की जा सकती है कि कौमी टीम मुख्तलिफ जो बेहतरीन ममालिक हैं उनकी टीमों के खिलाफ फ्रेंडली मैचेस की सीरीज जो है वो भी खेल पाएगी। अच्छा जी,
अब ये है अब्दुल अजीज मलिक साहब, मुझे शाहिद शेख साहब, जो आपकी भी बड़ी आपकी उनसे आजमंदी है, मेरी भी है, उन्होंने एक जामे इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है इसने अपने कयाम को तवालत दे दी है और जो साहब इसके सरबराह हैं वो भारी मुआवजा ले रहे हैं और वो जो जिम्मे उनके काम था वो नहीं किया और इनके दौरे इक़्तिदार कह लें आप फुटबॉल फेडरेशन के, इसको तवालत देने में जो एशिया की बॉडी है उसका भी रजामंदी है और कुछ लो और कुछ दो, इसी तरीके से फीफा की। आपका भी एक तजर्बा है और ये लेटेस्ट सिचुएशन भी आप उससे वाकिफ हैं, तो जरा बताइए ना कि सूरत हाल क्या है, तकाजे क्या है। देखिए, शाहिद शेख साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और बिल्कुल जो उन्होंने कहा उसमें 100% उन्होंने दुरुस्त कहा। इसमें मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा, लेकिन मेरा अपना जाती मौक़िफ़ ये है। देखिए, मैंने भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के खिलाफ लिखा है, मैंने उनके जो सदर हैं उनके खिलाफ लिखा है और मैंने फीफा को भी कहा कि आपने भी गलत इकदाम किया है। इस एक शख्स को आपने कनाडा से बुलाते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल उनके हवाले कर देते हैं। देखिए, इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन के जो साबिक ओहदेदार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से करप्शन की और पाकिस्तान की टीम के लिए कुछ भी नहीं किया, खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिला। तो बहुत सी चीजें हैं जिन पर बड़ी तफसील के साथ बात हो सकती है। मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि जो काम, जो जिम्मेदारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी की थी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात थी और उन्होंने इसको तवील किया। यकीनी तौर पे उनके अपने जाती मफादात भी होंगे, लेकिन मैं जब दूसरी जानिब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ चलिए अगर यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन होती तो शायद हम ये नतीजा हासिल न कर पाते। अच्छा, मुमकिन है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सदर को फीफा की भी थोड़ी सी हिमायत हासिल हो, आप को खेलने में भी थोड़ी सी सहूलत मिले। तो बहुत सी चीजें हैं जिन पर खुली बात भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी जिस मकसद के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह आए थे वो भी उनको पूरी करनी चाहिए और अनाम इक़्तिदार जो है वो यकीनी तौर पर मुंतखब जो फुटबॉल फेडरेशन उनके हवाले करना चाहिए। और फिर जो मुंतखब लोग हैं, देखिए 40 साल से मैं फुटबॉल पे लिख रहा हूँ और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने सिर्फ चंद गेमों पे लिखा जिनमें फुटबॉल, स्क्वाश और हॉकी नुमाया थी। तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती रही हमारी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में हमें वो रिस्पांस नहीं मिला। फेडरेशन के लोगों ने वो फुटबॉल की तरक्की के लिए इक़दाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। अब मुझे कौमी सतह पे ये पता चलता है कि बहुत मदद मिला करती थी, माली मामलत हुआ करती थी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की तरफ से भी, फीफा की तरफ से भी, लेकिन वो जो मामलत थी, जो पैसा आता था वो खिलाड़ियों पर लगा नहीं। अब आप देखिए पाकिस्तान की टीम, देखिए अगर आप तनकीद की तरफ जाए ना भी तो मैं तनकीद निगार हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपना नाम बना के चली जाएगी साल के बाद, लेकिन सिस्टम हमें चाहिए। आप देखिए कि पाकिस्तान में लीग फुटबॉल नहीं हो रही और पाकिस्तान के जो फुटबॉल कोच हैं, गैर मुल्की कोच हैं, उन्होंने ये बबांगे जोहल कहा है कि आपकी टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आपके पास यहाँ पे लीग ना हो। तो जब लीग होगी तो देखे ना PSL से आपको कितने खिलाड़ी मिलते हैं क्रिकेट में, तो हमारे यहाँ फुटबॉल लीग होगी तो हमें बहुत से खिलाड़ी अवेलेबल होंगे। अब हम इंतजार कर रहे हैं 5 से 7 खिलाड़ी गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं, गैर मुमालिक में मुख्तलिफ क्लबों की तरफ से खेलते हैं। हमारी इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने उन्हें बुलाया है और आने वाले दिनों में ये तवक्को की जा सकती है कि जब ये सारे खिलाड़ी हमारे होंगे तो उसमें यकीनी तौर पर फायदा होगा और जाने जाएगा। शाहिद मलिक साहब, अपना अब्दुल अजीज मलिक साहब, आप क्योंकि वर्ल्ड जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं और बॉडी बड़ी कमिटेड बॉडी है उसकी, उसमें बड़े आपका एक ओहदा है और इस लिहाज से आपको इज्जत बख्शी गई है कि पाकिस्तान में तमाम खेलों के हवाले से आपको मामला पर अबूल हासिल है। जरा मैं कल परसों आया था पिंडी कुछ कमेंट्री करने के लिए, तो मैंने वहां से पूछा कि पेशावर स्टेडियम का क्या हाल है और क्या वहां PSL के मैचेस अब हो सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन दीजिए कि वो जहां से हम गुजर के स्टेडियम पर दाखिल होते हैं वहां पे दाएं बाएं छोटी छोटी दुकानें हैं, एक जम्मे गफीर है, वो जो वहां पर घाह कर रात होते हैं या जो भी लोग बाजार का रुख कर रहे होते हैं उनका, और फिर उनका जो मैच देखने के लिए आते हैं। एक तो ये बताइए कि स्टेडियम बन चुका है और दूसरा ये बताइए कि क्या PSL के मैचेस वहां पर हो सकेंगे।
बिल्कुल जी, अरबाब नियाज़ स्टेडियम की तामीर और तोसी का काम मुकम्मल नहीं हुआ और ये बुरी खबर है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के शायकीन क्रिकेट के लिए कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम में अगला जो PSL सीजन है उसके मैचेस भी नहीं हो सकेंगे और उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो लागत आ रही थी वो 1 अरब 30 करोड़ रुपए के करीब थी, जब 2 अरब के लगभग पहुंच गई है। हुकूमत के पास पैसे नहीं है, कोई हमारे पास तनख्वाहों की सूबाई हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो स्टेडियम की तामीर कैसे मुकम्मल होगी। तो जो इन्होंने ऑर्डर दिए थे गैर ममालिक में जो कुर्सियों के लिए या मुख्तलिफ चीजों के लिए, उनकी कीमतें जो है वो डॉलर की ज्यादा होने की वजह से महंगी हो गई हैं। लिहाजा फिलहाल ये कहना कबल इस वक्त होगा कि अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम की तामीर और तोसी का काम कब मुकम्मल होगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि PSL के आइंदा मैचेस पेशावर के अरबाब नियाज़ स्टेडियम या हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नहीं होंगे। अच्छा, ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और जो शायकीन क्रिकेट है पेशावर के KPK के उनके लिए। अब जरा इख्तिसार से कूजे में दिया को बंद कीजिए, बताइए कि हॉकी फेडरेशन के जो सदर साहब हैं उन्होंने कुछ तंजीम साजी भी की है, तो बताइए ना कि हॉकी फेडरेशन आपके ख्याल में सही सब में रवा दवा है या आप समझते हैं कि कुछ ज्यादा तवील हो गया है मेरे साहब का जो एज ए प्रेसिडेंट PHF टेन्योर है। पाकिस्तान में हॉकी का खेल तबाही की जानिब गामजन है और इसको तबाही की जानिब धकेलने में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो मौजूदा क़यादत है उनका इंतहाई अहम किरदार है। मैं जिस उनके सदर हैं खोखर साहब, उनको मौरूद इल्जाम ठहराता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान में हॉकी खेल को तबाही से दो चार किया है और जहाँ तक ये तंजीमी जो सूरत हाल है उसको मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है और जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम आयद किए गए थे उनको आपने ओहदे दे दिए हैं, ये मुनासिब बात नहीं होती। आप यकीनन उनको साथ में रखें ताकि किसी और को उस पर बात करने का मौका न मिले, लेकिन उन्हीं अहदेदारों को वापस लाया गया है जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स थी और मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त नैब के पास भी दरख्वास्त है और कुछ लोग जो है वो अदालत से भी रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी पाकिस्तान में, हालांकि मैं इस पर भी हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म साहब हमारे इतने बेबस हैं कि वो हुक्म करते हैं कि हॉकी खेल की कमेटी बनाई जाती है और दोबारा से इंतखाबात करवाने की बात की जाती है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता और ये कहकर उन्हें खामोश करवा दिया जाता है हुकूमती इदारों को कि चूंकि खेलों के मामलात में हुकूमत अमल दखल नहीं दे सकती, लिहाजा आप इसमें इंटरफेयर न करें और हम वही करेंगे जो हमें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन या एशियन हॉकी फेडरेशन कहती है। बदकिस्मती ये है कि जब हम खेलों के मुकाबलों के लिए जाते हैं तो हम डिपेंडेंट होते हैं, जो हमारी हुकूमत है उनसे हम पैसे लेते हैं, हमारे पास टिकटों के पैसे भी नहीं होते, लेकिन जब हुकूमत कहती है कि मामलात को ठीक करें तो कहते हैं कि हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर सकती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऑफिशियल है ये इससे कसूरवार है। अब आपसे और बातें भी इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में होंगी। ये थे जनाब अमजद अजीज मलिक। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंतज़िम आला हैं जनाब शाहिद अमीन।